हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यानी कि कल संडे को टेस्ट हुआ था। ये टेस्ट नंबर 13 है। अभी हम लोग लेट से शुरू किए हैं, थोड़ा ऑफलाइन क्लास रिकॉर्डिंग। तो ये टेस्ट नंबर 13 है। इसका पीडीएफ जो है यानी कि इसका जो इमेज है वो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में डाल देंगे। वहाँ से आप लोग जूम करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद इसको डिस्कस कर रहे हैं। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा केमिस्ट्री का है। इसमें केमिस्ट्री है नहीं है, फिजिक्स का है इसमें, और मैथ वही है ना। तो फिजिक्स और मैथ्स का इसमें सर्चर रीजन है और केस स्टडी है। उसके बाद फिर एसएसटी का है। तो मेरा जो पोर्शन है वो है मेरा फिजिक्स और मैथ्स। इसको हम अभी डिस्कस करने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो जरूर देख के जाइएगा। और जो केस स्टडी है फिजिक्स से वो काफ़ी ही मतलब इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा, मतलब इस टाइप का है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप लोग भी जो है जवाब देते रहिएगा जो वीडियो देख रहे हैं। अगर दिक्कत हुआ मतलब सही हुआ तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे। ठीक है, सबसे पहले तो असर्शन रीजन का सबको ऑप्शन तो पता ही रहता है। पहला ऑप्शन क्या रहता है? पहला ऑप्शन रहता है कि जिसमें असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो असर्शन का परफेक्ट मैच है, मतलब एक्सप्लेनेशन सही है वो। सेकेंड वाले में क्या रहता है कि दोनों सही तो है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को सिग्निफाई यानी कि सेटिस्फाई नहीं करता है। मतलब सिग्निफाई मतलब पहचानता नहीं है, या सेटिस्फाई बात वही है। और तीसरा ऑप्शन जो है वो है असर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। मतलब कि स्टेटमेंट जो ऊपर वाला जो मेन स्टेटमेंट है वो सही है लेकिन रीजन गलत है। और चौथा स्टेटमेंट है कि असर्शन ही गलत है लेकिन रीजन सही है। तो इस पे हम लोग का 5 क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं। मन में तुम लोग भी यहाँ पे जो बैठे हैं सब लोग जवाब पहले सोचना। आज डिस्कस कर ही रहे हैं तो अच्छी बात है। पहला असर्शन है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पॉसिबल ही नहीं है। ऑलरेडी न्यूटन होता है, उसमें मीटर स्क्वायर कहाँ से आ गया? यानी असर्शन ही गलत हो गया। तो इसका मतलब ये है कि रीजन तो परफेक्ट सही होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें दोनों गलत हो। यानी कि रीजन सही होना ही होना है। वैसे पढ़ लेते हैं एक बार रीजन भी। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। परफेक्ट सही है ना। F = ma लिखते हैं ना हम लोग। तो इसका मतलब कि असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 ओके। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है स्टेटमेंट है, प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि कह रहा है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट होगा। सही है, किसका? प्रेशर का बात कर रहा है। और दूसरा यानी कि रीजन में कह रहा है कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि कह रहा है कि P = F/A है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब क्योंकि ये है इसलिए ये है, ये कितने लोग कहते हैं? बस बाकी लोग अच्छा सब लोग। F/A है तभी तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, क्योंकि F का यूनिट है न्यूटन और एक एरिया का सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, तभी तो आया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए या कहो 1 जैसे लिखना है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, x, y कोऑर्डिनेट्स आर एब्सिस एंड ऑर्डिनेट। सही है, परफेक्ट। x एंड y आर 2 एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ये भी सही है। और 2 कोऑर्डिनेट है और उसी दोनों कोऑर्डिनेट में एक एब्सिसा है और एक ऑर्डिनेट है। हालांकि तुमको हम एक बार बताए थे, अगर याद हो तो। आज जो न्यू व्यूअर्स है उसको ही बता देते हैं कि रीजन 100% सही हो कोई जरूरी नहीं है। अगर उसका स्टेटमेंट से 5% भी कोई लेना देना है तो उसका मतलब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसका हजारों रीजन हो सकता है, उसमें से अगर एक रीजन भी देता है तो सही एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि XY 2 कोऑर्डिनेट होता है कोऑर्डिनेट प्लेन का। सही है, और उसी दोनों कोऑर्डिनेट प्लेन को क्या कहते हैं? एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो मतलब इसका भी आंसर क्या होगा? यही होगा। नेक्स्ट क्या है, कोई डाउट है? बी मारा था लेकिन हम एक बार बताए थे ना शुरू में भी कि 5% भी कोई लेना देना है उसका तो वो एक्सप्लेनेशन में आएगा उसका। क्योंकि देखो यहाँ 2 प्लेन हैं। देखो हम तुमको बताते हैं क्यों हुआ थोड़ा डिटेल में, और डिटेल में नहीं, एक लाइन और बोलेंगे बस। एब्सिसा ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? X और Y को बोलते हैं। और XY 2 कोऑर्डिनेट का प्लेन है तभी तो उसको एब्सिसा ऑर्डिनेट बोलते हैं ना। तो है ना, सम्मिलित है ना इनडायरेक्ट वे में। तो इसीलिए इसका भी आंसर क्या होगा? ए होगा। कोई बात नहीं, गलती होता ही है, अगला बार सुधार करने के लिए। नेक्स्ट है फॉर वैल्यू ऑफ x इन x² - 5x + 6 is 2, यानी कि x² - 5x + 6 का वैल्यू 2 आएगा या नहीं आएगा। हालांकि अब इसको तो 2 ऑप्शन है मेरे पास, इसको हम सॉल्व कर ले।
पहला ऑप्शन, और दूसरा कि 2 इसमें रख के देखते हैं, अगर 0 आ गया तो इसका मतलब सही है। तो 2 रख के देखिए कौन कौन बनाया था और सॉल्व कौन कौन किया था, दोनों किया था। ठीक है, तो 2 रखा होगा तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 यानी कि 4 प्लस 6 माइनस 10, 0 आ गया, यानी कि 2 इसका आंसर है। ओके आगे बढ़ते हैं। जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आर 2 एंड 3, सही है क्या? चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का जीरोज 2 और 3 के लिए क्या करना होगा, सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग, जल्दी जल्दी में कर लेते हैं। यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, 3 कॉमन लेंगे तो फिर से x माइनस 2, यानी कि x माइनस 2 एक आंसर होगा। और दूसरा आंसर क्या होगा, अगर हम लोग को जीरोज निकालना है तो जीरो के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि x इज इक्वल टू 2 आएगा। और दूसरा का भी जीरोज निकालना है तो इसको भी जीरो के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से x कितना आएगा, 3, सही है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ऊपर वाला सही है। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो दोनों एक ही है ना पॉलिनोमियल, इसका मतलब आंसर इसका भी क्या होगा, यही होगा। हाँ तो दोनों वैल्यू है ना इसका, जो रीजन है तो ऊपर वाले का स्टेटमेंट सही है तुम्हारा। जैसे देखो तुमसे हम बायोलॉजी का एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब देना कि फोटोसिंथेसिस में लाइट का जरूरत है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है स्टेटमेंट। और नीचे रीजन में पूरा रिएक्शन दिया हुआ है, लाइट, क्लोरोफिल, H2O CO2 इज इक्वल टू फूड प्लस जो भी है, तो दोनों सही है। और रीजन परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं ऊपर वाले का, बताओ। अब तुम बताओ सौरभ, है ना? तो उस हिसाब से यहाँ पे भी है ना, तो मतलब कि अपना सब्जेक्ट का हमको डिफरेंस दूसरे सब्जेक्ट से लेना पड़ता है। तो आंसर क्या होगा इसका भी, ए होगा। रीजन बड़ा क्यों नहीं हो सकता है? 5 नंबर क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज यूज्ड फॉर 2 ऑब्जेक्ट्स ओनली। पक्का? अगर 3 ऑब्जेक्ट लेंगे तो कर सकते हैं ना, तो इसमें कंपलसरी ब्रैकेट में लिखा हुआ था ना, तो इसका मतलब कि कंपलसरी तो ही लेना होगा। कोई कंपलसरी है क्या? नहीं। तुमको स्टेटमेंट बोले थे, याद है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमेशा बराबर होगा। इसमें ऑब्जेक्ट आया था कहीं पे? नहीं, कहीं आया था तो बताओ। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ना आया था, सिर्फ ऑब्जेक्ट हम लोग 2 ऑब्जेक्ट का रखे, इसलिए 2 ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला आया m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अगर 3 ऑब्जेक्ट रखते तो क्या आता, m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m2 u3 सॉरी m3 u3 इज इक्वल टू तीनों आता। मतलब हमको कंपलसरी अगर ये नहीं लगाते ना ब्रैकेट में तो सही था स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू 9th लेवल हम लोग को 2 ही ऑब्जेक्ट पढ़ना है, शायद 10th में भी 2 ही हो या 11th 12 जितना भी सब 2 ही होता है, वैसे तो 2 ही होता है। लेकिन स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि क्या हम 3 ऑब्जेक्ट में मोमेंटम बराबर नहीं होगा क्या? तुम सोच के देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे में टकराया और दूसरा फिर तीसरे में टकराया, ठीक है, सपोज डैट यहाँ पे एक बॉल है, वो आगे चलते क्या दूसरे बॉल में टकराया, दूसरा बॉल फिर तीसरे में टकराया एंड सो ऑन चलते जा रहा है, तो सारा का मोमेंटम जो पहले था वही बाद में होगा कि अलग हो जाएगा? सोच के देखना है बस, वही होगा ना, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व रहता है ना। तो इसीलिए आंसर क्या होगा, पहला ही गलत है स्टेटमेंट तुम्हारा। तो उस हिसाब से ऑप्शन कौन सा होगा, डी। मतलब काफ़ी लोग का लगता है काफ़ी ज़्यादा गलत हो गया है। इट्स ओके, गलती से ही आदमी सीखता है। क्या गलती हुआ? चारों में एक ही गलती हुआ, पांचों में ठीक ही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देयर वाज अच्छा वाज सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक, मतलब कि ग्रामेटिकल मिस्टेक। वेयर होगा, 2 व्हीकल है ना, तो वेयर होगा या वाज होगा? तो वेयर होगा, मतलब वर। 2 व्हीकल्स, फर्स्ट वन कार ऑफ मास 40 kg। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन लग रहा है ना, पूरा पढ़ ही लेते हैं। एंड सेकेंड वन ट्रक ऑफ मास 60 kg, नहीं पक्का उसी का है। तो 2 ऑब्जेक्ट है, एक कार है, कार लग रहा है तो कछुआ की तरह लग रहा है, कोई बात नहीं, 40 kg का है। और दूसरा ट्रक है, ये कितना kg का है? 60 kg का है। बात नहीं। फर्स्ट वन वाज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन इस डायरेक्शन। फर्स्ट वन यानी कि ये वाला किधर की तरफ चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में। 10 है ना,
ओके, और सेकेंड वन वाज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर सेकेंड इन वेस्ट डायरेक्शन। दूसरा वाला कितना के स्पीड से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट डायरेक्शन। इफ दे कोलाइड्स एंड आफ्टर कोलिजन, ये इनिशियल केस है यानी कि टकराने से पहले का केस है, और ये आफ्टर यानी कि फाइनल केस। फाइनल के बाद क्या है? आफ्टर कोलिजन में क्या है? आफ्टर कोलिजन सेकेंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूव विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि सेकेंड ऑब्जेक्ट किसको माने थे? इसको। यानी कि इसका स्पीड घट गया है। कितना स्पीड हो गया है इसका? पहले 20 था, अब कितना हो गया है? 10 मीटर पर सेकेंड हो गया है। तो इसका स्पीड पूछ रहा है, यानी कि हमको कुल मिला के v1 निकालना है, यही ना? तो फॉर्मूला लगाएंगे m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम इसको पॉजिटिव माने तो इस वाले डायरेक्शन में क्या मानना होगा? यानी कि अगर m1 यहाँ पे देखो तो m1 कितना है? 40 kg है। इसका इनिशियल कितना है? ये 10 है, प्लस m2 कितना है? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। 60 है। u2 -20 या 20? -20। m1 वापस से कितना है? 40। v1 हम लोग को निकालना है। m2 कितना है? 60। और v2 कितना है? 10 या -10? -10। तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा -1200, ये आएगा 40v1 और ये आएगा -600। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -800, ये आ जाएगा +600 इज इक्वल टू 40v1। तो फाइनली ये आ जाएगा -200 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू v1। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 5, यानी कि v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। माइनस में आया है यानी कि किधर की तरफ चल रहा होगा? वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी। किसका किसका सही हुआ? शाबाश, ठीक है। आगे देखो, अब केस स्टडी है। केस स्टडी का जो क्वेश्चन है वो 7 से लेकर 15 तक है। इसी के बारे में शुरू में डिस्कस किए थे कि काफी अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन है इसमें, 7 से 15 के बीच में 9 क्वेश्चन है, और 9 क्वेश्चन केवल एक केस स्टडी पे है। तो ये केस स्टडी को अभी हम लोग बारीकी से स्टडी करेंगे, ठीक है? तो इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद इसके बाद जो है काफी इंपॉर्टेंट और काफी मजेदार क्वेश्चन है केस स्टडी। ये जो है इस टेस्ट का सबसे लाइमलाइट वाला क्वेश्चन था, यही था ना? लाइमलाइट मतलब जिस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, यही था। देखो, सबसे पहले किए भी थे। सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 400 न्यूटन, यानी कि हम सबसे पहले जो फिजिक्स में काम करते हैं वो डायग्राम बनाते हैं और सारा डाटा को एक साथ कलेक्ट करते हैं। यही काम है ना, बचपन से यही सिखा रहे हैं, मतलब तुम लोग के बचपन से, अपने बचपन से नहीं। तो सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले यहाँ 2 ऑब्जेक्ट है, ये तो पता चल ही गया होगा तुमको। एक ऑब्जेक्ट है जो पता नहीं क्या है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है वो यानी कि बॉडी है, वो ओल्ड मैन। 2 आदमी है, पहली बात। तो दूसरी बात कि यहाँ पे जो पहला ऑब्जेक्ट है 400 न्यूटन का, वो मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड, यानी कि जो ओल्ड मैन है ऑब्जेक्ट जो है वो पहला 10 सेकेंड तक, यानी कि 10 सेकेंड तक कितना से कितना तक चला है? 10 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट स्पीड से चला है, यानी कि उसका स्पीड यहाँ पे भी वही था और 10 सेकेंड के बाद भी उसका स्पीड वही है। उसके बाद फ्रॉम देयर इट एक्सेलरेट्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड तक इसका एक्सेलरेशन कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ का स्पीड नहीं दिया है, हालांकि निकालेंगे, लेकिन पहले पूरा आगे देख लेते हैं। उसके बाद एंड जस्ट आफ्टर 5 सेकेंड, यानी कि जैसे ही चलना शुरू किया 5 सेकेंड तक कोलाइड कर गया, यानी कि यहां तक जैसे ही पहुंचा वो टकरा गया एक बूढ़ा आदमी से जिसका वेट कितना था? 200 न्यूटन। ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट का। मान लो कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और यहीं पे एक बूढ़ा आदमी भी खड़ा था जिसका वेट कितना था? 200 न्यूटन। ये वाला का वेट कितना दिया हुआ है? 400 न्यूटन, ठीक है? हु वाज एट रेस्ट, इसका स्पीड उस समय कितना था जब टकराया था? ये रेस्ट में था। आफ्टर कॉलिजन, टकराने के बाद द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन एंड स्टॉप आफ्टर 4 सेकेंड, यानी कि जैसे ही टकराया, यानी कि इसके बाद का केस में, यानी कि फाइनल केस में क्या हुआ है? बूढ़ा आदमी जो था वो सेम डायरेक्शन, मतलब कि इधर चलने लगा है। कितना की स्पीड? सेम डायरेक्शन कैसे निकाले हम? ये ऑब्जेक्ट मेरा किधर की तरफ चल रहा है? इधर की तरफ। और ओल्ड मैन भी बोला है सेम डायरेक्शन में, तो ओल्ड मैन भी किधर की तरफ चला होगा? इधर ही चला होगा। इसका स्पीड कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड। और कुछ दिया हुआ है? हाँ, और कुछ दिया हुआ है, इन सेम डायरेक्शन एंड स्टॉप्ड आफ्टर 4 सेकेंड। और 4 सेकेंड के बाद ये क्या हुआ? यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया और 4 सेकेंड चलते चलते ये क्या हो गया? फिर
रुक गया है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब हमको इसमें केस स्टडी है तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है, उसके हिसाब से हम लोग को आगे बनाना। ये अभी तक हम सिर्फ बनाए हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा था। अगर तुम लोग भी इतना कर लो या कर ले रहे हो या कर पा रहे हो तो क्वेश्चन इजी होगा बनाने में। अगर ये डायग्राम भी नहीं बन पा रहा है, क्वेश्चन भी समझ नहीं पा रहे हो तो थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है। फिर इतना तक पहुंच गया था, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं। फाइंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का बात कर रहा है, क्योंकि दूसरा का तो नाम दे ही दिया ना कि बूढ़ा आदमी है, पहला का ही ना नाम नहीं दिया है। तो ऑब्जेक्ट का अगर मास निकालने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब किसके बारे में कह रहा है, पहला ऑब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले तुम्हारा वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mg, जिसमें से कि वेट कितना दिया हुआ है 400, हमको मास निकालना है और g का वैल्यू 9.8 होता है। एक बार और बताए थे, 9.8 को 9.8 ना मान करके कितना मानता है लोग, 10 मान लेता है। तो उस हिसाब से m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 10, तो फाइनली m कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू 40 kg। यानी कि पहला क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सेकेंड, फाइंड द मास ऑफ मैन। अब मास ऑफ मैन निकालना है तो आपका वापस से वही बात करेंगे, W इज इक्वल टू mg। हम इसको 1 कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। m1 कितना है मेरा 40 kg, इसको m2 कर लेते हैं। W इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 200, m2 हमको निकालना है। g वापस से कितना मानेंगे 10, तो m2 कितना आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 10, तो m2 कितना आ गया 20 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ 7 से शुरू हुआ है ना, 7 के बाद ये 8, अब 9 नंबर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन ओल्ड मैन। यहाँ मैटर फंसेगा। अब मैटर क्या फंसेगा कि हमसे पूछ रहा है कि फोर्स ये वाला ऑब्जेक्ट इस ओल्ड मैन पे कितना लगाया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बताना थोड़ा सा। F इज इक्वल टू क्या होता है, ऊपर बताते हैं, ये ज़्यादा सही है, ऊपर में स्पेस अपने पास सही है। F इज इक्वल टू क्या होता है, M में होता है ना। अब हमको तुमको पहले ही बताए थे कि हमको जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना है उसका मास चाहिए। एक दिन कराया था ना ये क्वेश्चन कि जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए हैं उसका मास लेते हैं, और एक्सेलरेशन भी उसी ऑब्जेक्ट का लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया, यही पूछ रहा है ना। तो इसका मतलब मास किसका लेंगे, जिस पे लगा है उसका, यानी कि ओल्ड मैन का। तो ओल्ड मैन का मास कितना दिया हुआ है 20 ना, मास पूछे हैं, यहाँ निकाले तो हैं अभी 20। अब पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो बूढ़ा आदमी का दिया नहीं, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से u दिया था इसका कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और v भी दिया हुआ है और t भी दिया हुआ है। तो इससे हम a निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 2.5 यही आएगा ना। तो हम यहाँ पे कितना रख दे अभी हम 2.5, तो ये कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। माइनस में क्यों आया है, क्योंकि हम निकाले हैं आदमी का और फोर्स लगाया है वो ऑब्जेक्ट, इसीलिए माइनस में आया है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका फोर्स कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। अब देखो, जो चीज नहीं दिया था और जो चीज भारी था वो आखिरी में फाइनली पूछ ही दिया। वो ये कि ये पहला ऑब्जेक्ट जो है कितना स्पीड से चल रहा होगा फाइनली ओवरऑल टकराने के बाद, यानी कि टकराने के समय इसका स्पीड कितना रहा होगा, ये पूछ रहा है। और ये ऑब्जेक्ट का भी स्पीड इनिशियल दिया हुआ है, फाइनल दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का भी इनिशियल दिया हुआ है, फाइनल दिया हुआ है। शुरू करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, m1 u1 वाला। अच्छा, ये मोबाइल में दिख रहा है नीचे तक, दिख रहा है ना, चलो सही है। 10 में क्या है फॉर्मूला, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। जब जो ऑब्जेक्ट का मास है वो कितना निकाले थे 40 kg। ऑब्जेक्ट जब टकराया उस समय इसका स्पीड नहीं दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट जब शुरुआत में चला था तब 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, लेकिन जब टकराया उस समय का स्पीड ऑब्जेक्ट का दिया हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग को एक स्टेप और करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब टकरा रहा था उस समय इसका स्पीड कितना था वो निकालना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब यहाँ पे चला था u कितना है इसका 10 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना का लिया था 5 का, और कितना देर तक लिया था 5 सेकेंड तक, यानी कि 10 प्लस 25 कितना है ये
35। यानी कि जब पहला वाला ऑब्जेक्ट जब आदमी से टकराया उस समय इसका स्पीड कितना रहा था? 35। यानी कि U1 के जगह पे कितना लिखते हैं हम? 35। दूसरा ऑब्जेक्ट यानी कि बूढ़ा आदमी का मास कितना है? 20। लेकिन जब टकराने के पहले पूछा गया तो ऑब्जेक्ट क्या चीज में था? रेस्ट में। यानी कि U2 कितना हो जाएगा मेरा? 0। M1 यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास कितना है वापस से? 40। V1 तो निकालना ही है। और M2 यानी कि कौन से ऑब्जेक्ट का मास? बूढ़ा आदमी का। और V2 यानी कि टकराने के बाद आदमी का स्पीड कितना हो गया था बूढ़ा आदमी का? 10। सही है। तो यहां से कितना आ जाएगा? 35 इंटू 4 1400। सही है। प्लस 0 कोई बनाया भी था कि नहीं? 40 V1 प्लस 200। तो ये कितना आ जाएगा? 1400 माइनस 200 इज इक्वल टू 40 V1। तो ये आ जाएगा 1200 इज इक्वल टू 40 V1। तो ये कितना आ जाएगा? V1 इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 40। यानी कि ये कितना आ जाएगा? 30। यानी कि V1 कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस तो नहीं आया है ना। अगर माइनस आता तो इस डायरेक्शन में हो जाता। माइनस नहीं आया मतलब कौन से डायरेक्शन में है? उसी डायरेक्शन में है। तो आंसर है क्या कोई? ये 30 मीटर पर सेकेंड कोई ऑप्शन में है? तो नन होगा। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। इस पर थोड़ा खास फोकस किए थे ना हम, ये बोले भी थे कि डायरेक्शन क्या हुआ ऑब्जेक्ट का? ये नहीं आ रहा है नीचे, ये आ रहा था। तो यही तो पूछे थोड़ा देर पहले। कैमरा थोड़ा नीचे करो, थोड़ा सा, थोड़ा देर के लिए आ रहा है ना अब? ठीक है। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ? स्पीड कितना आया फाइनली? यहाँ तक आ रहा था क्या? इसके नीचे ही सिर्फ छुप रहा था ना, तो वो तो ऐसे भी सॉल्व कर लिया होगा। कितना आया स्पीड? ये 30 मीटर पर सेकेंड। किसका? फर्स्ट ऑब्जेक्ट का टकराने के बाद जो आया है उसका कितना स्पीड होगा? 30 मीटर पर सेकेंड। और 30 मीटर पर सेकेंड में माइनस नहीं आया है, इसका मतलब जिधर चल रहा था उधर ही चलते जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है तुम्हारा, 11 में क्या पूछ रहा है? 11 में पूछ रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद इसका डायरेक्शन क्या था? तो सेम ही रहेगा ना, यही तो बता रहे थे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन बिफोर स्टॉप। यानी कि रुकने से पहले मैन का स्पीड डिस्टेंस कितना? यानी कि मैन कौन? ओल्ड मैन ना। ऑब्जेक्ट के बारे में तो बात कर नहीं रहा है, ये मैन के बारे में बात कर रहा है। यानी कि बूढ़ा आदमी, यानी कि ये बूढ़ा आदमी जब रुका उसके पहले कितना चला होगा? तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर लगाते हैं ना। u कितना दिया हुआ है? 10। और कितना टाइम तक चला था? 4 सेकेंड। हाफ इंटू एक्सेलरेशन अभी निकाला था ना, कितना आया था? माइनस 2.5। और कितना देर तक चला? यानी कि t कितना है? 4 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 40 प्लस हाफ इंटू माइनस 2.5 इंटू 16, ये आ जाएगा 8 से इसको घटाओगे जोड़ोगे तो 40 माइनस 20 आएगा। यानी कि फाइनली आंसर कितना आया? 20 मीटर। कोई ऑप्शन है? 12 का बी। ठीक है। 13 नंबर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन। टकराने से पहले जो ऑब्जेक्ट है वो कितना चला होगा? काफी बड़ा क्वेश्चन है, समय लग रहा है, लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है इसमें। हमको कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट जब टकराया उसके पहले तक कितना चला होगा? तो जब टकराया उसके पहले तो सबसे पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से चला था 10 सेकंड तक। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? s इक्वल टू vt। v कितना दिया हुआ है? 10। और टाइम भी कितना दिया हुआ है? 10। यानी कि जो कांस्टेंट स्पीड से चला वो कितना मीटर चला? 100। इसके बाद जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया, और जब एक्सेलरेशन आ रहा तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं फिर? s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। u कितना था इसका? 10। कितना देर तक एक्सेलरेशन है? 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है? ये 5 है। और टाइम भी कितना है? 5 का स्क्वायर। यानी कि ये फाइनली कितना आएगा? फाइनली ये आएगा 50 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 25। यानी कि 50 प्लस ये कितना आएगा? 25 इंटू 5 125, यानी कि 62.5। यानी कि ये फाइनली कितना है? 112.5। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक में कितना चला है? 112.5, यानी कि 112.5। और यहां से यहां तक कितना चला था? 100। तो टोटल कितना हो गया? 100 प्लस 112.5, यानी कि आंसर कितना आ गया? 212.5 मीटर। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ मैन तो निकाले थे ना, -2.5 आया था, तो ऑप्शन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? सी या बी? बी। अब 15 में कह रहा है कि इफ डिसेलरेशन फॉर द ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑब्जेक्ट टकराने के बाद कितना इसका डिसेलरेशन हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइंड द टाइम टेकन टू स्टॉप बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जब चलना शुरू किया, यानी कि जब ऑब्जेक्ट टकराने के बाद कितना स्पीड हो गया था ऑब्जेक्ट का? 30, और कितना इसका डिसेलेशन दिया हुआ है? 5। तो ये तो खैर कॉमन सेंस से भी हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से घट रहा है, तो 30 को घटाने में कितना सेकेंड लगेगा? 5 5 5 5 5 5 6 बार लगेगा ना 5, यानी कि टाइम कितना लगेगा? 6 सेकेंड। ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा? नन। 15 का भी डी। फाइनली ये क्वेश्चन बन गया, काफी बड़ा क्वेश्चन था। एक बार और समझा दे क्या शॉर्ट में कि ये क्या, कि दो ऑब्जेक्ट था, पहला ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक चला कांस्टेंट स्पीड से, उसके बाद यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन लिया, उसके बाद बुजुर्ग आदमी में टकरा गया, टकराने के बाद इसका जो स्पीड आया था, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वो कितना आया था? 30 मीटर पर सेकेंड। दोनों का मास निकाला था, W=mg फॉर्मूला करके निकाल लिए। डिस्टेंस निकालना था तो यहाँ कांस्टेंट पहले लगाए, फिर हम लोग एक्सेलरेशन में लगाए। बूढ़ा का डिस्टेंस निकालना था, यानी कि ओल्ड मैन का निकालना था, तो यहाँ पे भी s=ut + ½ at² लगाए, लेकिन पहले एक्सेलरेशन निकाल लिए। उसके बाद फोर्स निकालने के लिए ma चाहिए था, तो फोर्स जिसका निकालना होता है उसी का मास और उसी का एक्सेलरेशन लेते हैं, तो उसका मास कितना था? 20 kg, और एक्सेलरेशन कितना था? -2.5। तो हम माइनस जानबूझ के नहीं लिए हैं, क्योंकि हम फोर्स इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, और हम यहाँ ओल्ड मैन पे ये फोर्स निकला है, यानी कि जो एक्सेलरेशन निकला है वो किसका निकला है? ओल्ड मैन का ना, लेकिन हम फोर्स तो इसके द्वारा लगाया हुआ निकाल रहे हैं ना, इसलिए हम माइनस नहीं लिए हैं। उसके बाद सब हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी लॉन्ग था, लेकिन हो गया, समझ गए होंगे सब लोग। उसके बाद है केस स्टडी एक और है, ठीक है। इसको रब करने के बाद इसको ही बताते हैं। काफी लंबा वीडियो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, ज्यादा देर का वीडियो नहीं है, 5 मिनट और लगेगा। ये केस स्टडी है कौन सा? पॉलिनोमियल पे। चैप्टर है एक मैथ्स में, सिलेबस में भी है पॉलिनोमियल। उस पे केस स्टडी में क्वेश्चन पहले ये है, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि इसका क्या जीरोज है, इसका क्या जीरोज है। तो जीरोज निकालने आता है ना। पहली बात कि इसका जीरोज निकालना क्यूबिक का थोड़ा मुश्किल होता है, तो क्यूबिक का जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे लास्ट वाला डिजिट है उसका जितना भी फैक्टर, उसको साइड में यानी कि खोपचे में लिखते हैं हम लोग। क्या करते हैं, 6 का कौन कौन सा फैक्टर है? 1 -1, 1 से कटेगा ना 6, डाउट है किसी को? 2 -2, 3 -3, 6 -6, और कोई नहीं। तो ये 8 वैल्यू में से एक एक करके हम लोग को रखना होता है। जो इसमें रखने से 0 आ गया वो इसका आंसर होगा। पहला हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं, और बाकी का 2 फिर हम लोग डिवाइड करके निकालते हैं। कैसे, अभी देखेंगे हम लोग। अगर नहीं पता है तो, हालांकि ये पहले थ्योरी में पढ़ा देना चाहिए था, और पढ़ाए भी हुए हैं शायद, लेकिन खैर कोई बात नहीं। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। 1 इसमें रख के देखते हैं, हमको लगता है 1 ही इसमें हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा 1 ही से, इतना मेहनत बच जाएगा। 1 नहीं होता तो फिर क्या रखते हैं हम लोग? -1, फिर 2, ऐसे करते करते मान लो -6 होता है इसका आंसर, तो हालत ही खराब हो जाएगा आदमी का। फिर 1 रखो इसमें, x के जगह पे 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर प्लस 11 × 1 -6, तो ये हो जाएगा 1 -6 + 11 -6, यानी कि 12 -12 आ गया ना। 1 ही सेटिस्फाई कर गया, मेहनत बच गया, यानी कि इसका आंसर एक 1 है कंफर्म। तो जब x = 1 है, तो इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे फिर हम लोग? x -1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 1 उधर जाएगा ना, उधर जाएगा तो इधर प्लस में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो इसको अगर हम लोग पॉलिनोमियल के फॉर्म में बदलना हो तो कैसे लिखते हैं? x -1 ही लिखते हैं। उसके बाद अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है ना, कि जो एक पॉलिनोमियल आ गया, अच्छा हम तुमसे पूछते हैं, अगर 64 4 से कटता है तो क्या 16 से नहीं कटेगा? कटेगा ना। कैसे निकाले? पहले 4 हमको पता था, फिर 4 से इसको काटे तो दूसरा निकल गया। वैसे ही ये पूरा पॉलिनोमियल में हमको एक फैक्टर पता चल गया। सबसे पहले कितना फैक्टर होगा? जितना पावर होगा। कितना पावर है? 3, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? जिसमें से अभी हम लोग कितना निकला है? केवल 1, तो बाकी का 2 निकालना बाकी है ना। तो बाकी का 2 निकालने के लिए क्या करते हैं ना, जैसे यहाँ पे डिवाइड दिए थे निकालने के लिए, वैसे ही यहाँ पे बाकी
को निकालने के लिए डिवाइड देते हैं, समझ रहा है। x माइनस 1 से अगर इसको डिवाइड देंगे तो बाकी का तो निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, निकल तो जाना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस। अब x क्यूब कितने बार में, एक्स स्क्वायर, लेकिन तुमको पता है कि जब ये मल्टीप्लाई किया तो फिर दोनों से होगा, तो माइनस 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर जब हम लोग घटाते हैं तो बचपन में डिवाइड करता तो क्या करता था, यहाँ माइनस करता था ना, तो ये तो कट गया, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6। अब x से हमको माइनस 5x स्क्वायर काटना है, तो सबसे पहले यहाँ माइनस 5 नहीं है तो सबसे पहले क्या डालेंगे, माइनस 5। यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, यानी एक x का भी कमी है, तो यहाँ पे एक चीज और डालेंगे, वो क्या डालेंगे, x। अब x को माइनस 5x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर। फिर माइनस 1 से बात नहीं करो, माइनस 1 से माइनस 5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5x। अब फिर से वही बात, माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कट जाएगा, ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6x माइनस 6। अब x को 6x से काटना है तो x तो यहाँ भी है, x तो यहाँ भी है, जो नहीं है वो क्या, 6। तो यानी यहाँ पे क्या डालने वाले हम लोग, 6। तो ये आ जाएगा 6x, और माइनस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, माइनस 6। वाह, पूरा कट गया। यानी कि आंसर कितना आया फाइनली तुम्हारा, 0। ये है आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी कि एक रूट तुम्हारा इधर है, यानी कि एक जीरोज इधर है। अब इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो बाकी का 2 जीरोज भी आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, तो x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3। ये वाला करने आता है ना, इसलिए इसको तेजी में बता दिए हैं। क्या किए हैं, माइनस 5 को 2 टर्म में तोड़े हैं, फिर x को कॉमन लिए हैं, यहाँ माइनस 3 को कॉमन लिए हैं, तो क्या आया, x माइनस 2 और x माइनस 3। यानी कि यहाँ से अगर x निकालोगे तो कितना आएगा, 2, और यहाँ से x निकालोगे तो कितना आएगा, 3। यानी कि टोटल 3 आंसर हुआ इसका। एक है 1, यहाँ से पहले आया था, फिर दूसरा क्या आया 2, और तीसरा क्या आया 3। सही है। सिमिलरली अब इसका आंसर निकालो। इसका तो खैर आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2, माइनस कॉमन लेंगे 1 तो आएगा x माइनस 2। तो यानी एक आया x माइनस 1 और दूसरा क्या आया x माइनस 2, यानी कि इसका भी आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 1 और दूसरा आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 2। यही आया ना। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पे, ये अच्छा क्वेश्चन में, अरे रे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अब सही है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जीरोज ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल आर, क्या क्या निकाले हैं जीरोज इसका, 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी। जीरोज ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, इसका क्या क्या जीरोज आया था, 1 और 2, यानी कि 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए। पॉलिनोमियल 1 को अगर पॉलिनोमियल 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 से 1 वाला कट जाएगा, 2 से 2 वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 बचेगा ना। अरे देखो यहाँ पे 1 से 1 वाला कट जाएगा, 2 से 2 वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 3 बचेगा ना। तो आंसर क्या आएगा, x माइनस 3। तो ऑप्शन नंबर 18 का कौन सा है, बता दें। x माइनस, देखो बताने के लिए कह रहा है तो बता ही देते हैं, ठीक है। हम इस वाले टर्म को लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3, इसको लिख सकते हैं या नहीं, इस तरीके से। देखो x माइनस 1 तो ऑलरेडी आया था, और इसको तोड़े थे क्या है, x माइनस 2 एक्स माइनस 3 आया था ना। फिर तीनों को अगर साथ में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अभी तो आया ना, x माइनस 1 पहले से था, और इसको तोड़े तो क्या आया, x माइनस 2 और x माइनस 3, तो तीनों को साथ में लिखेंगे तब ना जाके ये बनेगा। और इसको अभी तोड़े तो क्या आया है, x माइनस 1 और x माइनस 2, x माइनस 1 और क्या आया है, x माइनस 2, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यही तो कह रहे थे कि 1 से 1 वाला कट जाएगा, 2 से 2 वाला कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, x माइनस 3। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये इसका फैक्टर है, सही है, कट रहा है ना, साफ साफ तो तुम्हारे सामने कट रहा है, यानी कि आंसर यस होगा, ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 20, डिग्री ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है 3, और सेकेंड पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है 2, यानी कि 3 प्लस 2 कितना आएगा, ये 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, सी। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी हो गया, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, पॉलिनोमियल का हो गया। अब लास्ट जो 5 क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, तो इसका डिस्कशन
ये आखिरी का जो 5 क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका डिस्कशन नहीं करा रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ कोऑर्डिनेट देख करके बताना होता है कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ पे है। खैर आंसर डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, जो अगर बनाना चाहता है। फर्स्ट पेज में शुरू में ही बता देते कि शुरू में ही हम पहले फोटो डाल देंगे क्वेश्चन का, जिसको बनाना है बना लेना। आंसर जो है डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे एक करके, ठीक है, मिला लेना वहाँ से। और ठीक है, चलो, थैंक यू।